एक माँ अपनी बेटी से लड़ाई कर रही है और रो रही है, कह रही है कि बेटी, हमने तुम्हें शादी करके इस घर में भेजा था, हमने तुम्हें इस अपाहिज की सेवा करने के लिए नहीं भेजा। तुम हमेशा इसमें लगी रहती हो, इसका बेटा भी है, इसकी बेटी भी है, कभी अपने माँ बाप की तरफ देख लिया करो। तो यहाँ पर दोस्तों ये बेटी कहती है कि माँ, इससे आगे एक और शब्द मत बोलना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस अपाहिज को मैंने गोद ले लिया है, ये मेरा बेटा समान है और आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरा मन करेगा, मेरे इस अपाहिज बेटे को फुर्सत या आराम लगेगा तो मैं आपके द्वार पर आ जाऊंगी, वरना आप समझ लेना कि आपकी बेटी मर चुकी है। माँ बिलक बिलक कर रोती है कि बेटी, तू ऐसा क्यों कह रही है, तूने ऐसा मुझसे क्यों कहा। तो वो कहती है कि माँ, आपको शर्म नहीं आती, बेटी से आप ऐसी बातें करती हो। ये मेरा फर्ज है, अगर मैं इसे भी नहीं निभाऊंगी तो फिर मैं किस बात की बहू हूं। और यहां से एक बेटी अपने माँ बाप को अपने ही ससुराल से बाहर निकाल देती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो हमें झंझोर कर रख देता है। दोस्तों, आमतौर पर हम बुरी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जहां पर कुछ बुरा हुआ है वो सब कुछ आपके सामने लेकर आते हैं। क्यों ना हम उन अच्छी घटनाओं को भी लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों का नजरिया बदले, लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति नजरिया बदले। आज की कहानी आपको रुला सकती है, बहुत ही इमोशनल, दिल से खेलने वाली और लेकिन सच्ची घटना है। और दोस्तों ये घटना काफी दिल को हद तक छू जाती है और सोचने पर उन बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी, सोचने पर जो बेटियां अपने कर्तव्य से पीछे हटती हैं। हमारे पिताजी ने कहा था हमसे, मैं कुल 13 साल की थी जब मेरी शादी हुई। देखो, मैंने अपनी घर गृहस्थी सबको बसा लिया। मेरी सास को कैंसर था, जो कुछ मुझसे बना मैंने बहुत किया, ठीक है। ऊपर से दूसरी बात, मैं 13 साल की एक बच्ची ही थी, मुझे नहीं पता था कि रिश्ते क्या होते हैं, सास ननद क्या होती हैं। लेकिन आज तक भी मैं अपने रिश्ते में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से और अपने रिश्ते को निभा क्या रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। जिंदगी के पहलू हैं, हमें पिता राजा के घर भेजेंगे ना, अगर जिंदगी में फकीर होना है तो हम फकीर होंगे। पिता हमें फकीर के घर भेजेंगे, गरीब के घर भेजेंगे, और लाइफ में राजयोग है या जीना है हमें राजाओं की तरह, तो हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेंगे। ये बात सच्चाई है, सत्य है, कोई स्वीकार करे या ना करे। तो कभी भी बेटियों को माँ बाप से ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या ढूंढा है, कैसा रिश्ता ढूंढा है, कैसा परिवार ढूंढा है जो मेरी केयर नहीं करते। देखो, हम समझदार हैं, अपना सब कुछ खुद कर सकते हैं। आप सोचिए, मैंने 13 साल की अवस्था में वो परिवार पाया और उस परिवार में देखा, बहुत कुछ देखा भी, झेला भी, लेकिन वो सारी चीजें पीछे बीत गई और मैं यहाँ पर अब भी अपने सफर पर चल रही हूँ। कई रिश्ते जिंदगी में आते हैं और पीछे चले जाते हैं। हमारे ऊपर तय होता है कि हम उन्हें पीछे मुड़कर देखें या ना देखें। अब आप लोग कहोगे कि आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी। मेरी शादी इतनी जल्दी इसलिए हुई, मैंने कई बार आपको बताया कि मेरी माँ को बीमारी थी, मेरी माँ को कई तरह के कैंसर और मेरी माँ को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। कई बार उनको आ चुका था, लेकिन मेरी माँ अब भी ठीक है, हमारे बीच है। उनकी वजह से बड़ी बहन के साथ मेरी शादी हुई थी। मेरी बड़ी बहन को आप जानते होंगे, महक चौधरी है उनका नाम। तो उनके साथ मेरी शादी हुई थी। मैं उनसे 4 साल छोटी हूँ उम्र में। तो दोस्तों, जो निभाने वाले होते हैं ना, हर परिस्थिति में निभा लेते हैं, और जो ना निभाने वाले होते हैं, बड़े से बड़े महल में ले जाकर खड़ा कर देना, सभी को ठोकर मारकर वापस आ जाएगी। ये बात हकीकत है। चलिए, आज रिश्तों के ऊपर एक कहानी है। रिश्तों के ऊपर वो सत्य है जिस सत्य से लोग मुंह चुराते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुएं ही बुरी रहती हैं, बहुएं भी अच्छी होती हैं। आज की कहानी आपको मैं पायल जी की सुनाने वाली हूँ। पायल जी जो दिल की बहुत साफ और एक अच्छी महिला है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है। पायल की शादी होती है रितेश नाम के लड़के से। रितेश ने शादी का प्रोग्राम रखा था। रितेश के पिता पैरालाइज हो गए थे शादी के 10 दिन बाद। शादी से पहले बताती हूँ, रितेश की शादी के ही साथ उसकी बहन की शादी होती है, यानी बहन जिसका नाम नंदी होता है,
नंदी बहन का नाम था और रितेश इसके भाई का नाम था, यानी दोनों बहन भाई एक साथ शादी करते हैं। भाई की लगन सगाई होती है और बहन के फेरे होते हैं। इन दोनों के बीच में पायल थी। पायल की रितेश से शादी होती है। नंदी अपने ससुराल चली जाती है। पायल रितेश के साथ उसके घर में आ जाती है। ससुर जी बहुत बढ़िया थे, सास थी नहीं। कुल परिवार में 3 सदस्य थे, उनमें से भी एक अपनी ससुराल जा चुकी थी, यानी ननद। अब दोनों पति पत्नी और ससुर जी रह जाते हैं। पायल उस घर में जाकर बहुत अपनापन महसूस करती है। लगता है कि जैसे कितने बरसों से यहीं पर रह रही हो। उसने हर चीज को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया था। पूरे घर को संभालना, घर का ध्यान रखना, पूरे घर का ख्याल रखना, ये उसकी जिंदगी बन चुकी थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है। शादी को 15 या 20 दिन बीतते हैं। पायल मायके आती है और दूसरी बार ही जाती है। दोस्तों, तभी रात के वक्त पायल के जो ससुर जी होते हैं उनको बहुत तेज तबीयत बिगड़ती है। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि ये पैरालाइज हो चुके हैं, यानी इनको लकवा मार चुका है। यानी बहुत एक तो होता है हल्का, यानी इनको ऐसा मारा था बिल्कुल जुबान भी बंद हो जाती है, हाथ पैर चलने से बंद हो जाते हैं। पायल नई नवेली थी। पायल सोचती है कि कहीं मैं ही तो अब सगुनी नहीं हूं, सास तो थी नहीं। पति कहता है रितेश जो नौकरी करता है, देखो पायल, ऐसी बातों को अपने मन में बिल्कुल भी मत बिठाना। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता और तुम मेरे घर के लिए बहुत शुभ हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मेरे लिए यही एक सत्य है। मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को। अगर तुम नहीं आती तब भी बाबूजी को ऐसी परेशानी हो सकती थी। पायल अब अपने पति की साथ रहते रहते अपने ससुर की सेवा करने लगती है। अब नई नवेली थी, हाथों की मेहंदी भी कम उतरती है, लेकिन ससुर के डायपर तक वो चेंज कर रही थी, बदल रही थी। कपड़े पहनाना, नहलाना, सब कुछ करती है। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, करीबन ससुर जी को खाट में बिस्तर पर पड़े पड़े 3 महीने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो पायल के सास ससुर होते हैं वो फोन पर बात करते हैं। पायल, तुझे हमने शादी करके भेजा है, बेचा नहीं है। अपने पति से बोला कर, वो करेगा अपने पिता की सेवा, तो क्यों लगी रहती है? अरे तू नई नवेली दुल्हन है और तू देखो एक ऐसे व्यक्ति के डायपर चेंज कर रही है। बताओ, वो पुरुष है, उसकी सेवा तो उसके पिता करेंगे। पायल कहती है कि माँ, वो बोल भी नहीं सकते, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। कल को अगर मेरे बाबा को ये परेशानी हो जाती, क्या आप तब भी इन्हीं बातों को कहती? पीछे से बाबा कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारे पिता यानी तुम्हारे भाई से सेवा कराता, तुम्हारे भाई की पत्नी से सेवा नहीं कराता। पायल कहती है कि पिताजी, बेटियां सेवा करती हैं और बहुएं कहाँ कोई सेवा कर रही है, वरना सब सेवा कराएं अगर बहू सेवा करें। वो कहती है कि चाहे कुछ भी है, मुझे अपने ससुर की देखरेख करनी है। दोस्तों, ससुर जी भी कब शर्मिंदा होते हैं बेचारे, लेकिन क्या करें, बीमार हैं और बुजुर्ग भी थे, ज्यादा जवान नहीं थे। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, 7 महीने निकल जाते हैं, लेकिन पायल अपने मायके तक नहीं जाती है। बताओ, शादी के बाद करीबन 2 बार ही वो अपने मायके जाती है, उसके बाद वो अपने मायके नहीं जाती है। माँ को बड़ी टीस लगती है, बेटा तू तो हमेशा हमारे पास ही नहीं आती है, हमारा भी दिल करता है तुमसे बात करूं, तुम अपनी ननद को क्यों नहीं बुलाती? पायल की ननद आया करती थी और चली जाया करती थी, लेकिन पायल ने कभी अपने पति से नहीं कहा कि मुझे मेरे मायके जाना है, वरना दोस्तों 1 महीने या 15 या 2 महीने में पता चल जाता है कौन कितने पानी में है। लेकिन पायल को 7 महीने बीत चुके। 7 महीने में पायल ने उफ तक नहीं की थी। यहाँ पर पति कहता है रितेश की, पायल, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे पत्नी के रूप में तुम प्राप्त हुई हो। तुम कितने अच्छी दिल की हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी महिला नहीं देखी है। सच कह रहा हूँ पायल, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि 10-15 दिन में तुम मुझसे कहोगी कि पिताजी के लिए कोई नौकर रख दो या तुम अपने बाप की सेवा किया करो, लेकिन तुमने उफ तक नहीं की। 7 महीने बीत चुके हैं। यहाँ पर पायल का पति रितेश पायल के पैर छूता कहता है कि तुम सच में ही लक्ष्मी हो, तुम्हारे जैसी पत्नी पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कोई भक्ति करी होगी या पूजा करी होगी या किसी भगवान को रिझाया होगा, जो तुम जैसी पत्नी मिली। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, तुम्हारे पिता मेरे पिता, मैं इन्हें पिता ही मानती हूँ और आज के बाद ऐसा मत करना। मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा घर है।
बाबूजी की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, जो बाबूजी बिस्तर पर बिल्कुल पड़े रहा करते थे, पायल अपने ससुर के पास ही सब्जी बनाती बैठकर, मतलब जैसे आलू काटने हैं, कोई भी सब्जी काटनी है, वहीं पर बैठकर काटा करती, यानी पूरे दिन अपने ससुर से बात किया करती। डॉक्टर ने कहा था कि जितना इनकी देखरेख करेंगे उतने ही जल्दी ठीक होंगे। पायल को अपने ससुर ठीक करने थे। आटा लगाना, ससुर जी के पास बैठकर बाबूजी आज ये हुआ, पूरे दिन की बातें वो अपने ससुर जी से साझा किया करती थी। बाबूजी आज ऐसा हुआ, पता है आज कॉलोनी में ये हो गया। पायल दूर से ही सबको देखा करती थी, क्योंकि उसके पास फुर्सत नहीं रहती है ना, घर में एक मरीज था। बाबूजी में इतना बदलाव आ जाता है कि वो अपनी आंखें इधर उधर और यानी कुछ लफ्ज तुतला कर या हकला कर बोलने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत जल्दी इन्होंने ये सब कुछ किया है। दोस्तों, 9 महीने हो जाते हैं, अब माँ को चैन नहीं आता। बीच बीच में वो देखने आते थे, लेकिन अब माँ किसी और ही इरादे से आती है। पायल की माँ और पायल के पिता आते हैं, आकर अपने समधी को देखते हैं। देखने के बाद पायल से कहते हैं कि बेटा, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तो पायल झट से बैठकर कहती है कि करो बात, क्या बात करनी है। माँ कहती है कि बेटा, अकेले में बात करनी है। वो कहती है कि बाबूजी कोई पराये हो रहे हैं माँ, इनके सामने ही बातें करो। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि नहीं बेटा, हमें तुमसे बात करनी है, जरा इधर आना। दूसरी तरफ उसको बुलाते हैं और माँ झटकती है, पायल तू बावली हो गई है, तूने पीठ फिर कर भी नहीं देखा तुम्हारे माँ बाप कैसे रहे होंगे, और तुम हमेशा यहीं पर रहती हो। हमने तुम्हारी शादी की है, तुम क्या इस अपाहिज को ऐसी सेवा में लगी रहती हो मानो जैसे तुम्हारा बच्चा हो। पायल कहती है, हाँ माँ, ये मेरे बच्चे ही तो हैं। मेरा बच्चा अभी बुजुर्ग है और मैं इन्हें बच्चा नहीं मानूंगी तो फिर ही अपनी बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे। मैं इनसे ईर्ष्या करने लगूं, इनकी देखरेख ना करूं तो ये और चारपाई पर टिक जाएंगे, इनकी हालत और खराब हो जाएगी। माँ क्या कह रही हो, आपके ही संस्कार हैं जो मैं यहाँ पर ऐसे रह रही हूँ, और जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। माँ कहती है, क्या तूने इसको गोद ले रखा है, ये अपाहिज लंगड़ा पड़ा रहता है और तूने अपने घर को भी नहीं देखा। वो कहती है कि माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पिता कहता है कि हाँ बेटी, कभी घर तो आया कर। वो कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरे पिता हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने गोद ले लिया है तो हाँ, मैंने अपने बच्चे को गोद लिया है और ये मेरा बच्चा बुजुर्ग है और मेरी जिम्मेदारी बनती है एक माँ के तौर पर कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूं और ध्यान रखूं। दोस्तों, ये बातें ससुर जी सुन रहे थे, यानी वो सुनते तो सब कुछ थे, बोलना ही तो बस की नहीं था। अब यहाँ पर ये अपने माँ बाप को करारा जवाब देती है, कहती है कि माँ बाबूजी, अगर हमारे दुख में शामिल होना है तो ही हमारे पास आया करो, मेरे कान भरने की कोशिश मत करो। अरे अपने ऐसे हो जाए तो मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं होगी। आपको तो मुझसे कहना चाहिए कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं इसको किसके भरोसे छोड़ूं, ये मेरा बेटा है और मैं इसको बेटा ही मानूंगी, क्योंकि मेरे सामने मैं इनका सब कुछ कर रही हूं, तो एक बेटे के ही रूप में लगा लीजिए, मेरे बच्चे के ही रूप में लगा लीजिए। और माँ, आपको मुझसे मेरे घर जोड़ने की बातें करनी है तो बहुत बातें कीजिए, वरना मेरे पास फोन भी मत करना, और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के पास आने की, और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, इन बातों को सुनकर ससुर जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कहने का नहीं होता है। पायल के माँ बाप यहाँ से चले जाते हैं। पायल के माँ बाप जब चले जाते हैं तो शाम को रितेश आता है। रितेश इतने खुले व्यवहार का था कि वो कभी भी पायल को रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि उसके पिता को बीते 1 साल से उसकी पत्नी ही संभाल रही थी, और इतना अच्छे से कि डॉक्टर कहते हैं कि कभी आपके पिता को देखकर लगता नहीं है कि इनको लकवा मारा हुआ है। कपड़े साफ रहते हैं, इनसे कभी भी दुर्गंध नहीं आई, स्मेल इसमें कभी नहीं बनती। तो मतलब आपके घर में इनकी देखरेख करने वाला इंसान बहुत अच्छा है। तो रितेश अपनी पत्नी को देवी का दर्जा दे चुके थे। अब दोस्तों, शाम के वक्त जब रितेश आता है तो पायल के जो ससुर होते हैं, रितेश के पिता, वो हकलाते हुए कहते हैं, पायल मायके, पायल मायके, मतलब 2 शब्द बोलते हैं। रितेश को समझ आ चुका था। अब ससुर जी का किसी को बता नहीं सकते, लेकिन ससुर जी लिखना, अब एक हाथ उनका चलने लगा था, वो उल्टा सीधा लिखकर अपने बेटे से कहते हैं कि पायल को मायके भेजो। अब ये बात अपने कमरे में जाकर, और दोस्तों आपको एक और बात बताऊं, अचंभा होगा आपको सुनकर, पायल ज्यादातर रात के वक्त जमीन पर बिस्तर लगाकर अपने पति के साथ अपने ससुर के कमरे में ही लेटा करती थी, जमीन पर।
और पति वहीं पर एक दूसरी फोल्डिंग लगाकर लेटा करते थे। ये चल रहा था उस घर में। ये थी सेवा, जिसे असली सेवा कहते हैं। पायल रात के वक्त भी पानी से लेकर दवाई तक और अपने ससुर जी के इशारों को वो समझने लगी थी। यानी जैसे वो बेचारे बोलने में सक्षम नहीं थे तो वो बताते थे, ऐसे ही वो समझ जाया करती थी। अब यहाँ पर रितेश कहता है कि पायल, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बाबूजी ने आज मुझे लिखकर कहा है तुम अपने मायके नहीं जाती हो, तुम्हारा मन नहीं करता। वो कहती है कि मन तो बहुत करता है, लेकिन हमारे बाबूजी है ना, जब वो ठीक हो जाएंगे तब मैं खूब रह पाऊंगी करीबन 2 महीने अपने माँ बाप के पास। लेकिन ये मेरे बाबा हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरे ऊपर आधारित हैं ये, इनको कैसे छोड़ सकती हूँ। दूसरे दिन रितेश नंदी पर फोन करता है अपनी बहन पर, कहता है कि बहन 2-4 दिन तुम यहाँ पर रुक जाना, तुम्हारी भाभी को मैं उसके मायके भेजूंगा। कई बार पापा जी मम्मी जी के फोन आते हैं लेकिन वो जा नहीं पाती है। नंदी भी समझती है कि भाभी को काफी दिन हो गए हैं, जाती भी थी तो करीबन 1 घंटा या 2 घंटे के लिए जाती थी। अब नंदी आ जाती है। पायल कहती है दीदी आप बेबताए कैसे आए हो, घर पर सब अच्छा है ना। यहाँ पर पायल अपनी ननद का भी बहुत ख्याल रखती थी, उसके लेने से देने तक, और वहां पर क्या चल रहा है हमेशा हाल चाल पूछना, बहुत कुछ करती थी अपने ननद के लिए। ननद भी अपनी भाभी को माँ से बढ़कर मानती थी। वो कहती है कि भाभी मैं आई हूँ रहने के लिए, अब तुम अपने मायके चली जाओ। तो कहती है कि नहीं दीदी, मैं बाबूजी को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, बाबूजी मेरे सहारे हैं। तो वो कहती है अरे मेरी माँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी, तो चिंता क्यों कर रही है। क्योंकि वो रितेश की बातें नहीं माना करती थी पायल। दोस्तों यहाँ पर पायल तैयार नहीं होती है, बाबूजी के पास बैठती और कहती है कि बाबा आपसे एक लगाव सा हो गया है, आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, पता नहीं अब मुझसे ये लोग जाने के लिए कह रहे हैं। तो बाबा हगला कर कहता है जा तू, जा यहाँ से, तू होकर है कुछ दिन के लिए। वो कहती है कि बाबा आप भी मुझे भगाना चाहते हो। तो वो रोने लगता है, मानो कह रहा हो कि तुम्हारे बिन ये वक्त कैसे निकलेगा, मेरी सेवा कैसे होगी। अब पायल बार बार अपने पति से, देखो रितेश बाबा का ध्यान रखना, दीदी तो अब बाहर रहती हैं, दीदी अपने ससुराल से आई हैं, वो भी हारी थकी होंगी, दीदी तू ध्यान रखना, कुछ हो ना जाए बाबूजी को। यहाँ पर पायल अपने मायके पहुंच जाती है। माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, माफी मांगते हैं कि बेटा हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा तेरे बारे में बोला। अब पायल सोफे पर बैठी बैठी ही आज करीबन 1 साल के बाद वो चैन की नींद मानो ऐसे सो रही थी। माँ बाप बात करते रहते हैं लेकिन पायल बात करते करते ही उसकी कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। माँ बाप कहते हैं कि हमारी छोटी सी पायल कितनी जिम्मेदार हो गई है ना, उसे ढक दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है ओढ़ने के लिए। और माँ तो पायल के ही पास रहती है और अपने पति से कहती है देखो हमारी बेटी कैसे चैन की नींद सो रही है। लेकिन तभी करीबन रात के 2:30 बजे पायल के पास फोन बजता है। फोन जब बजता है तो फोन पर खबर आती है। रितेश कहता है कि पायल मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी गलती की वजह से बाबूजी बेड से नीचे गिर गए हैं और उनके सर में चोट लग गई है। पायल सुनते ही बावली सी हो जाती है, तुम लोग किस काम के हो, तुमने बाबूजी का ध्यान नहीं रखा, बताओ बाबूजी को पानी की प्यास लगी होगी। और सच में ही रात को यहाँ पर बाबूजी को पानी की प्यास लगती थी, जिसका पायल खास तौर पर ध्यान रखती थी। अब ननद गहरी नींद में सो गई। पायल कहती है कि माँ मुझे भी जाना है। वो कहता है पति रितेश नहीं पायल, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, अब बाबूजी को आराम है, तुम मत आओ। और बाबूजी भी तुतलाती हुई जुबान से कहता है नहीं मत बुलाओ उसे, बहुत देर में गई है। लेकिन पायल नहीं मानती है। जाते ही बाबूजी के सिर को देखकर रोने लगती है। बाबूजी मैं तभी तो आपको छोड़कर नहीं जा रही थी, आप मुझे भगाना चाहते थे। साथ में माँ बाप भी आते हैं। माँ बाप देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारी पायल घनी बड़ी नहीं हो गई है। पायल कहती है कि माँ बाबूजी जब तक मेरे बाबा ठीक नहीं होंगे मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। ननद कहती है कि भाभी औरत मैंने बहुत देखी, महिलाएं मैंने बहुत देखी, लेकिन आपसे पीछे हैं सब। आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, आपके अंदर कितने संस्कार हैं, धन्य हैं आपके माँ बाप जो आपको जन्म दिया। और पायल की ननद पायल के माँ बाप के पैरों को छूने की कोशिश करती है तो वो कहते हैं नहीं बेटी, हमारी बेटी कब में इतनी समझदार हो गई, हमें भी नहीं पता। जो पायल रसोई तक जाने में थोड़ी सी करहाती थी, यानी मतलब चिक चिक करती थी, आज वो इतना सब कुछ संभाल रही है। तभी पायल कहती है कि ये मेरे बच्चे की तरह है,
मैं इनका ध्यान रखती हूँ। और पायल अपने ससुर को ठीक कर कर ही मानती हैं। उसके ससुर जी चलने लगते हैं, बोलने भी लगते हैं। उसकी मेहनत रंग लाती है और वो अपने ससुर की बहुत सेवा करती है। 2 साल के अंदर इलाज हो पाता है। आपको भी पता है जो यहाँ पर लकवा होता है उसका करीबन बहुत लंबा इलाज चलता है। पायल अपने ससुर को ठीक करने में कामयाब होती है, लेकिन उतनी अच्छी से ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो नहलाना धुलाना, लेटरिन पेशाब साफ करना बंद हो जाता है। वो खुद अपने हाथ पैर से चलने लगते हैं। दोस्तों, ये थी वो बेटी जिसने अपने मायके को भी त्याग दिया था अपने ससुर जी के पीछे। ससुर जी भी पायल को अपनी माँ की तरह देखा करते थे। जब वो बोलने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तो ससुर जी को भी आदत पड़ जाती है अपने बेटे की बहू की। वो दोनों जने बैठकर घंटों तक बात करते थे। रितेश कहता है कि बाबूजी, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारे नसीब में पायल आई है। पायल के लिए भी पायल का पति कभी भी किसी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ता है। हमेशा ये परिवार बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे से रहता है। आज इस परिवार में 2 लड़के हैं, पायल के 2 बेटे हैं और पायल अपने ससुर और पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। दोस्तों, ये थी वो घटना जहां पर एक लड़की ने, एक बहू ने अपने ही ससुर को गोद ले लिया था। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे। ये घरेलू घटना थी, पारिवारिक एक स्टोरी थी जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।